नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत की आत्मा किसान है जो गांव में निवास करते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसान का जीवन अभावों में ही गुजरा है। समय अभाव के कारण उनकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित होती हैं। वो तो पूरे दिन रात कृषि कार्य में ही जुटा रहता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाई, आज हम आपको लहसुन की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। अभी इस समय में आप लोग देख रहे हैं कि लहसुन की खेती बढ़वार की स्थिति में होगी। तो सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान देना है कि खेत में वीड्स ना हो, खरपतवार ना हो। खरपतवार की अपन बात करें तो देखिए, आप ये जानते हैं कि चूँकि ये कंद वाली फसल है और इसकी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं, उथली रहती हैं। तो अगर उसमें खेत में खरपतवार रहेंगे तो वो जो भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं, जो भी आप पानी दे रहे हैं, नमी दे रहे हैं, सूरज की रोशनी है, ये खरपतवार फसल के साथ में compete करते हैं। तो ये फसलों को दिए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं और जो उसके लिए आवश्यक तत्व हैं वो ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है, हम अगर इस समय निदाई गुड़ाई करके और ये खरपतवार निकालते हैं तो चूँकि ये कंद वाली फसल है तो मिट्टी में एरिएशन होगा, तो कंद को बढ़ने में भी सहायता मिलती है, जिससे खरपतवार तो नष्ट होंगे ही, हमें अपनी फसल के जो कंद हैं वो भी अच्छे बड़े और स्वस्थ मिलेंगे, उपज में वृद्धि होगी। तो हमें ये सबसे उपयुक्त समय है कि हम निदाई गुड़ाई करें और उसमें मिट्टी चढ़ाएं। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें सिंचाई करना जरूरी होता है। तो आप लहसुन की फसल में सिंचाई कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाई, अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि चूँकि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये एक तो कंद वाली फसल है, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं। कई बार हमको ये भी देखने पे आता है कि अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है, उसमें हमने गोबर की खाद या इसकी मात्रा कम अप्लाई किया है, तो जल्दी जल्दी पानी की आवश्यकता। अगर हम पानी की मात्रा कई बार अगर हमको देने में देर हो जाती है तो निश्चित रूप से वो आगे जाके उपज में कमी आएगी। लेकिन भूमि के हिसाब से, जैसे अगर आपकी भूमि दोमट है, बलुई है, तो उसमें फ्रीक्वेंट इरिगेशन की ज़रूरत है। मतलब जल्दी जल्दी अंतराल में हमको कम अंतराल में पानी देना है। और अगर भूमि अच्छी है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हमें पानी देने की कम आवश्यकता होती है। तो हम भूमि के अनुसार, और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी ज़मीन का स्ट्रक्चर कैसा है। आपकी ज़मीन अगर ढलवा है तो निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि पानी जल्दी से बह जाता है। अगर आपकी ज़मीन समतल है तो उसमें पानी रुकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें अपने इस खेत में सिंचाई की व्यवस्था करनी। लहसुन की फसल में एक बैंगनी धब्बा नामक रोग का प्रकोप होता है, जिसके कारण लहसुन की पत्तियों पर बैंगनी तथा गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिससे फसल कमजोर हो जाती है और फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए रोग के रासायनिक नियंत्रण हेतु आप मैकोजेब नामक दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण आसानी से कर सकेंगे। साथ में आप ये देखें कि इस समय कीड़े, चूँकि तापमान बढ़ रहा है तो कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी बढ़ रहा होगा। इसमें सबसे मुख्य रूप से थ्रिप्स आता है। ये चूसने वाला कीड़ा है। ये थ्रिप्स में आप देखे होंगे कि ये रस चूसने वाला कीड़ा है। ऊपर से पौधा ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूख रहा है, और कई बार इसमें स्पॉट भी दिखते हैं। तो किसान भाई इसको देखें। अगर कम मात्रा में है तो आप येलो स्टिकी ट्रैप जो आते हैं, पीले रंग के जो वो आते हैं, उनको आप खेत में
लगा दें। उस चूँकि पीले रंग के प्रति ये कीट आकर्षित होते हैं तो उसमें जाकर चिपक जाएंगे, तो उससे भी काफ़ी अपने को मदद मिलती है। और साथ साथ में अगर ज़्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अत्यधिक मात्रा में है, तो इसमें आप एसीफेट, एसेटामाप्रिड, इमिडाक्लोप्रिड, इन केमिकल्स का आप स्प्रे कर सकते हैं। केमिकल का कम से कम प्रयोग करें और एक ही चीज़ पर आप डिपेंडेंट ना रहें, ये आप ध्यान रखें। तो इन दो चीज़ों से अभी बचने की ज़रूरत है कि जो ये रोग आ रहे हैं ये इनसे आपकी बचत होगी, साथ में कीड़े, जो रसचूसक कीड़े आ रहे हैं उनसे आपकी फसल अगर बच जाएगी तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो बागवान भाई गुठलीदार फलों की बागवानी कर रहे हैं, वो इनसे आगे चलकर अच्छी फलत लेने के लिए बाग में पोषक तत्वों की कितनी मात्रा का प्रयोग कब और कैसे करें तथा बागान में नमी संरक्षण के लिए मल्चिंग का प्रयोग किस तरह से करें, आइए इन सभी पहलुओं पर जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी शर्मा से। जैसे हमारे गुठलीदार फल हैं, इनमें 5 तरह के फल आते हैं, जैसे खुमानी है, आड़ू है, बादाम है, स्वीट चेरी है, प्लम भी है। और इनमें ज़्यादातर हम जो है खाद का प्रयोग दिसंबर जनवरी के महीने में करते हैं। गली सड़ी खाद जैसे 40 किलोग्राम प्रति पौधे में डालते हैं। और ये जो फास्फोरस और पोटास की मात्रा है ये हमारे पास रहती है 250 ग्राम जो है हम फास्फोरस डालते हैं और 700 ग्राम जो है हम पोटास डालते हैं और 500 ग्राम के हिसाब से हम नाइट्रोजन डालते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटास का प्रयोग ज़्यादातर हम जब हम दिसंबर जनवरी के महीने में गली सड़ी खाद डालते हैं उसके साथ ही करते हैं। और जब भी खाद बगीचे में डालनी हो तो ये इन खादों का प्रयोग तौलिए में इस तरह करें कि मुख्य तनी से 30 सेंटीमीटर दूर डालें और अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। बाकी रही बात नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन जो है हमारे पास हम 500 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से इनमें डालते हैं। 500 में यूरिया की मात्रा लगभग 1 किलो के करीब हम डालते हैं। और जो फास्फोरस की मात्रा है वो हम 1500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रयोग में करते हैं। और जो पोटास है ये लगभग 1200 ग्राम के करीब हम प्रयोग में लाते हैं। प्लम में सेंटारोजा वैरायटी में और दूसरी जो हमारे पास आड़ू है, जैसे जुलाई एलबर्टा आड़ू है, इसमें हम लगभग 600 से 700 ग्राम पोटास प्रयोग में लाते हैं ताकि अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त किए जा सकें। अगर हो सके तो खुमानी में या आड़ू में पोटासियम क्लोराइड के 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम पत्तियों में 2 स्प्रे दें तब हम और भी अच्छी गुणवत्ता के फल ले सकते हैं। तो जहाँ तक नाइट्रोजन के प्रयोग की बात रही, नाइट्रोजन का प्रयोग हम जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधाएं अच्छी उपलब्ध हैं, हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग बसंत आने से 15 दिन पहले प्रयोग करते हैं। और बाकी जो आधी मात्रा नाइट्रोजन की है उसको हम 1 महीने बाद इन पौधों में प्रयोग में लाते हैं। ऐसे इलाके जहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहाँ नाइट्रोजन की पूरी मात्रा का प्रयोग हम आम तौर पर कलियाँ फूटने से 15 दिन पहले प्रयोग करते हैं। और बादाम और खुमानी में ज़्यादातर ये जो फल उत्पादन है बोरोन की कमी से काफ़ी प्रभावित होता है। तो इसमें भी अगर हम 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से फूल आने से पहले या पंखुड़ियाँ गिरने के समय प्रयोग में लाएं तब भी हम इसका निवारण कर सकते हैं। ये जो मैंने आपसे खाद का प्रयोग करने की बात करी, खाद या पोषक तत्वों की उपलब्धता ज़्यादातर पौधों में नमी संरक्षण के ऊपर, नमी की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करती है। तो जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ तो किसान बागवान भाई जरूर निर्धारित की गई सिंचाइयों का प्रयोग करें। और जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहाँ किसान बागवान भाई अपने बगीचे में विभिन्न प्रकार की मल्चिंग के माध्यम से भी नमी संरक्षण कर सकते हैं। बागवान भाइयों, अब बात करते हैं फल बाग में मल्चिंग के प्रयोग की।
तो आप अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न तरह के मल्च का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फल बागों में कौन सी मल्च का प्रयोग किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। मल्चिंग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे चीड़ की पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे फसलों के अवशेष हैं या घास फूस है उनको भी मल्चिंग में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये जो ग्रास मल्चीज है या पाइन नीडल मल्चीज है, इनको हम करते हैं कम से कम 7 से 8 किलोग्राम एक पौधे में हम मल्चिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। या काले रंग की एक 100 माइक्रोन की शीट, उसको भी मल्चिंग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है अच्छी नमी संरक्षण करने के लिए। उसके बाद आजकल एक मल्च मैट चली है, वो भी 100 माइक्रोन की मल्च मैट को भी नमी संरक्षण के लिए फल पौधों में प्रयोग में लाया जा सकता है। बागवान भाइयों, अभी आपने फल बागान में विभिन्न तरह के मल्च के प्रयोग के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं फल बागों में इसके प्रयोग करने के लाभों के बारे में। ये जो मल्चिंग है, इनके हमें बड़े फायदे हैं। इनके प्राथमिक 3 लाभ रहते हैं, जैसे कि नमी संरक्षण, टेम्परेचर मॉडरेशन, और तीसरा है कि खरपतवार का नियंत्रण। द्वितीय, मल्चिंग के बहुत सारे लाभ है, जैसे मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, और भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ती है, या किसी तरह का भूमि कटाव या मृदा का कटाव नहीं होता है, क्योंकि जब भी बारिश पड़ती है तो सबसे पहले मल्च मटेरियल के ऊपर पड़ती है, उस पर ज़्यादा मिट्टी के लिए कोई नुकसान नहीं होता है उसका। तो इसी तरह किसान अपने बगीचे में अच्छी नमी संरक्षण कर सकते हैं, और खादों की, जब नमी संरक्षण अच्छी होगी तो खादों की उपलब्धता भी, पोषक तत्वों की उपलब्धता भी पौधे के लिए अच्छी होगी, और उसके साथ साथ पौधे की ग्रोथ बढ़वार भी अच्छी होगी, और किसान अपने बगीचे से अच्छी पैदावार, अच्छी गुणवत्ता की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के अनेक किसान भाई मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाते हैं, लेकिन कुछ घातक बीमारियों के कारण मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती हैं और ये लाभ का व्यवसाय घाटे में बदल जाता है। तो किसान भाइयों, आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए मुर्गियों में सही समय पर टीकाकरण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आरपी नेमा। इसमें जो चूजों का है, जो वायरल बीमारी है, विषाणु से जो बीमारियां होती है, उनको रोकथाम के लिए हमको उनका टीकाकरण आवश्यक होता है। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपने मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। मरेक डिसीज का टीकाकरण हम 1 दिन की उम्र में प्राय हैचरी में करते हैं। यदि हैचरी में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो फार्म पर करें। 1 दिन की आयु के चूजों में गर्दन के ऊपर जो त्वचा है उसको उठा के अंतर त्वचा की मेथड से सिरिंज के निडल से हम 0.2 ml वैक्सीन का इंजेक्ट करते हैं। इस तरह हम मरेक का वैक्सीनेशन करते हैं। इसके अलावा 5 से 7 दिन की उम्र पर रानीखेत का B1 या F1 जो स्ट्रेन है उसका हम नाक में या आँख में 1-1 बूंद पिलाकर इसका वैक्सीनेशन कर सकते। इसके अलावा IVD का वैक्सीनेशन 14 से 21 दिन की उम्र में किया जाता है। ये वैक्सीनेशन पानी में मिलाकर किया जाता है। इसके लिए कुछ सावधानियां रखना होती हैं। पीने के पानी में क्लोरीन ना हो, बर्तन अच्छी तरह से साफ हो, पानी की मात्रा बर्तन में आधा भर कर रखें, और पानी में जो है वसा रहे दूध पाउडर है उसको 3 से 8 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में मिलाकर घोल दें और फिर वैक्सीनेशन करें। जो वैक्सीन की डोज है उनकी चूजों की संख्या के हिसाब से हो। यदि 500 की संख्या में चूजे हैं तो 500 डोज उसमें मिलाना चाहिए। इसके बाद जो चेचक का टीका है, जिन एरिया में यदि चेचक का प्रॉब्लम है वहाँ ये किया जा सकता है। सामान्यतः ये चेचक का टीका नहीं लगाया जाता है। 8वें सप्ताह से
10वें सप्ताह में हम रानीखेत का R2B मुक्तेश्वर स्ट्रेन का टीका 0.5 ml मात्रा में इसमें जांघ की मांसपेशियों में या सीने की मांसपेशियों में लगाते हैं। सीने की मांसपेशियों में लगाते समय ये रहे कि नीडल जो है कील बोन से अंदर पियर्स ना करे, नहीं तो यकृत और हृदय को चोटिल होने की संभावना होती है। तो इसके अलावा हम रानीखेत का R2B स्ट्रेन 16 से 18 सप्ताह में रिपीट करते हैं और लेयर में 40 सप्ताह की उम्र में रानीखेत की किल्ड वैक्सीन लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से किसान 8 सप्ताह के बाद हर दूसरे से चौथे महीने में लसोटा जो स्ट्रेन है, जो कि पहले हमने चौथे सप्ताह में पानी में मिला के पिलाया गया है, उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। किसान भाइयों, मुर्गियों में टीकाकरण करते समय आप कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। टीकाकरण करते समय हमें बहुत सावधानियां रखना चाहिए, नहीं तो हमारा जो है टीकाकरण कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इसके लिए ये है कि जो भी टीका बनाते हैं, जो कंपनियां बनाते हैं, वहाँ से होलसेलर या डीलर हैं जो टीका बेचते हैं, उनके यहाँ कोल्ड चेन बनाई रखी जाए। टीका को फ्रीजर में रखा जाए, उनको स्थानांतरण करते समय फ्लास्क में या आइस बॉक्स में ही बर्फ़ के साथ टीका को लाया जाए। फार्म में टीका लाने पर उसको फ्रिज में रख दें और जब हमको वैक्सीनेशन करना है, वैक्सीनेशन का उचित समय जो है प्रातःकाल होता है या सायंकाल होता है, क्योंकि इस समय वैक्सीनेशन करने से चूज़ों में स्ट्रेस या प्रतिबल कम होता है। चूज़ों को जो भी हम उसमें जो उसका घोलक आता है, डाइल्यूटर आता है, उसको हम रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। उसको उचित मात्रा में तुरंत मिलाएं और जितनी डोज है उतने ही चूज़ों में लगाएं। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास 1000 चूजे हैं तो हमको 1000 चूजे लगाना चाहिए। ऐसा ना है कि 800 डोज 1000 चूज़ों में लगा दें। तो ये थोड़ा सा इसमें सावधानी रहें। जो सिरिंज हैं और उपकरण हैं वैक्सीनेशन के, उनको जीवाणु रहित कर लें उपयोग करने के पहले, और उपयोग करने के बाद भी फिर से जीवाणु रहित करें। जो वैक्सीन के वायल आते हैं, छोटी शीशियाँ आती है, उनको फार्म में ज़मीन के अंदर उबाल कर दवा देना चाहिए। उनको फार्म में उधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो वायरस में रिम्यूटेशन होता है, तो यही बीमारी जो है संक्रामक हो सकती है। किसान भाइयों, इस तरह आप चूज़ों का उचित देखभाल करेंगे तो चूज़ों की विकास दर अच्छी होगी और भविष्य में वो अच्छी मुर्गी बनेंगे, अधिक अंडा उत्पादन करेंगे और मृत्यु दर उनमें कम होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम थरा, जिला भिंड के कृषक सुरेंद्र बघेल ने। यह करेला की फसल में फलमक्खी कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेंद्र बघेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार और जोहार। आज हम लोग बात करेंगे करेले में लगने वाले प्रमुख मुख्यतया फल मक्खी। उसमें मुख्य रूप से फल मक्खी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो सबसे पहले हमें कीटों का पहचान होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पहचान के हम उसका आगे कार्रवाई उस पर उसके कंट्रोल के लिए, उसके नियंत्रण के लिए कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो फल मक्खी जो होता है वो भूरे रंग की होती है, एक लाल भूरे रंग की होती है। उसका जो पंख होता है वो पारदर्शी होता है और उस पर पीले लाल रंग की धारियाँ होती हैं। इसका हमेशा ख्याल रखें। और
और वो उसका मुख्य इसके नुकसान करने का क्या तरीका है कि यह फलों को, जो खासकर जो ताज़ा अपरिपक्व फल होते हैं उस पर छेद करती है और उसके जो बीज होते हैं, जो कच्चे बीज होते हैं, उनको खाती है और उसमें नुकसान पहुंचाती है, उसमें फलों को छेद कर देती है, जिसकी वजह से उसमें कवकों का भी, विभिन्न प्रकार के अन्य भी तरह की समस्याओं का, रोगों का उसमें समस्याएं आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आप यही करें कि शुरुआती दौर में क्या करें कि आप ऐसे जो फल हैं जो कि कीटों के द्वारा ग्रसित है, उनको तोड़ करके, उनको हटा करके, उनको कहीं जला दें या उनको कहीं दबा दें। तो शुरुआत जैसे ही हम चुनाव करते हैं बीजों का, तो वह हमेशा हम अवरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि रोगों और कीटों का प्रकोप कम होता हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसे डाइक्लोरोवास 3 ml पर लीटर के हिसाब से, नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और उसके बाद इसी तरह हम फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं, अंतः फसलें लगा सकते हैं। तो इमिडाक्लोरोपिड भी एक केमिकल है, ठीक है, उससे हम बीजों का शोधन कर सकते हैं। तो ये सब रासायनिक विधियाँ है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जैविक विधियाँ भी हैं, जैसे मैंने बताया कि नीम का प्रयोग करना चाहिए, करंज का प्रयोग करना चाहिए, इन सब के माध्यम से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।